स्टार्ट जी बड़ी बात है ना। 20 साल एक हाँ स्टार्ट। तो सेकंड चैप्टर क्या है हमारे पास? पोसोलॉजी। क्या नेम है? पोसोलॉजी। तो ये क्या होगी? फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच होगी जिसमें हम क्या करेंगे, आपके पास डोजेज को सिलेक्ट करेंगे या उसकी जो स्टडी होती है या उसकी जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है जो हम मरीज को देते हैं, पेशेंट को देते हैं, उसको क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। तो ये किसके बारे में होगा? स्टडी ऑफ डोजेज ऑफ द ड्रग। तो ऐसी ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी जिसमें क्या हो हमारे पास ड्रग की डोजेज की स्टडी। तो अब आपके ज़हन में आ रहा होगा डोजेज होती क्या है। तो फर्ज किया आपके पास पैरासीटामोल है, आपको बुखार है, तो आपने क्या ली? पैरासीटामोल ली। तो उसमें जो आप एक गोली लेते हो, फर्ज किया वो 10 mg की है। कितने mg की? 10 mg की टैबलेट लेते हो, तो ये क्या हो जाएगी? उसकी डोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डोज। किस चीज की? पैरासीटामोल की या आपकी जो भी ड्रग हो सकती है उसकी डोज हो जाएगी। तो जो कंसंट्रेशन हम लेते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए पैदा करने के लिए, उसको क्या कहेंगे? डोज कहेंगे। क्या कहेंगे? डोज। और डोजेज क्या होती है? क्या होगी डोजेज? डोज और डोजेज में क्या फर्क है? कोई आइडिया है आपको? तो पहले आप डोज समझ लो। डोज क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग required to induce या produce therapeutic response। therapeutic response क्या होता है? क्या होगा therapeutic response? therapeutic response ये होता है कि कोई अगर हम केमिकल या कोई ड्रग हम दे रहे हैं बॉडी को, तो उसका कोई फायदा हो रहा है कि हमारी बॉडी पे या नहीं। तो अगर कोई ड्रग हमारी बॉडी में कोई फायदा पहुंचा रही है तो वो क्या कर रही है? थेराप्यूटिक रिस्पांस प्रोड्यूस कर रही है। तो फर्ज किया आपको 10 mg की टैबलेट से क्या हो जाता है? बुखार में फर्क महसूस होता है, कम हो जाता है बुखार। तो वो क्या होगा? 10 mg आपके थेराप्यूटिक रिस्पांस प्रोड्यूस कर रही है कि आपकी बीमारी जिस चीज के आपने लिए ली है, जिस प्रॉब्लम के लिए, वो क्या हो रही है? सही हो रही है। तो उस चीज को क्या कहेंगे हम? थेराप्यूटिक रिस्पांस। भाई किसी केमिकल के खिलाफ हमारी बॉडी क्या करती है? क्या करेगी? जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है कोई केमिकल या कोई भी थेराप्यूटिक रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो चीज क्या होगी? हम क्या कहेंगे उसको? डोज तो कहेंगे। जो हमें फायदा पहुंचा रहा है वो क्या है? हमारा थेराप्यूटिक रिस्पांस होगा ना, फायदा जो हो रहा है। तो ये चीज हो गई आपकी थेराप्यूटिक रिस्पांस की। समझ आ गई? क्या क्या होगा? कोई मेडिसिन आप लेते हैं वो जो कोई फर्क महसूस करती है या कोई बॉडी में रिस्पांस पैदा करती है, तो उसको क्या कहेंगे? थेराप्यूटिक रिस्पांस। तो ऐसी कंसंट्रेशन जो क्या प्रोड्यूस करे? थेराप्यूटिक रिस्पांस प्रोड्यूस करे, उसको क्या कहेंगे? डोज। और अब इसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास? डोजेज। तो डोजेज क्या होगी हमारे पास? अब हमने 10 mg फर्स्ट टाइम में दे दी, अब हमने क्या करना है? उसको रेगुलेट करना है। क्या करना है? रेगुलेट करना है ताकि ये थेराप्यूटिक रिस्पांस वैसे का वैसा रहे। फर्ज किया 10 mg हमने सुबह टाइम खाई, शाम में वो 10 mg बचेगी या नहीं? बॉडी तो यूज हो जाएगी ना, यूटिलाइज हो जाएगी, तभी तो रिस्पांस आएगा। तो हम उस ड्रग की मेंटेनेंस जो करेंगे, हम फर्ज किया शाम तक बचती है हमारे पास 5 mg, तो हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा 5 mg उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि 10 mg जो थेराप्यूटिक रिस्पांस कर रही है वो पूरा रहे, मेंटेन रहे। तो डोजेज क्या होगी? दैट अमाउंट ऑफ ड्रग
ये भी क्या होगी भाई, ड्रग की अमाउंट होगी या ड्रग की कंसंट्रेशन होगी गिवन टू द पेशेंट ऑन बेसिस ऑफ डोज, फ्रीक्वेंसी, नंबर और डिफरेंट चीजें होती हैं, उसकी बेसिस पे हम जो डोज देते हैं उसको क्या कहेंगे, डोजेज। क्या कहेंगे, डोजेज। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग हुआ भाई, हम उसको दिन में कितनी दफा एक मेडिसिन दे रहे हैं, सुबह दे रहे हैं, शाम दे रहे हैं, दिन में दे रहे हैं, कितनी दफा दे रहे हैं, उसकी बेस पे जो हम ड्रग देंगे सारे फैक्टर मिला के तब जो हम ड्रग दे रहे हैं वो सारी कौन सी होगी, डोजेज। तो इस चीज की स्टडी को क्या कहते हैं हम, पोसोलॉजी। अब क्लियर हो गया। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे पूरा एक आपका क्या बनेगा, पहले पोसोलॉजी या इसी ब्रांच का क्या बनेगा, डोजेज बनेगी, पूरा प्लान बनेगा और उसी प्लान के हिसाब से आपको क्या दी जाएगी, ड्रग दी जाएगी। क्लियर हो गया। तो आगे आपके पास है प्रोड्रग और प्रोड्रग। तो ड्रग में क्या होते हैं हमारे पास, मेन चीज क्या होती है, एपीआई। तो किसको कहते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। किसको, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या मीनिंग होता है इसका, ये क्या होता है, ये ऐसा केमिकल होता है जो कि थेराप्यूटिक रिस्पांस काज करेगा। क्या करेगा, काज करेगा। अगर यही ना हो तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कोई भी थेराप्यूटिक रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यही केमिकल क्या करता है, हमारी जिस चीज के लिए हम ले रहे हैं उस चीज को क्या करेगा, ठीक करेगा। तो फर्ज किया बुखार है, पैरासीटामोल ली, सॉरी पैराडोल ली। पैराडोल आपके पास क्या है, उसमें क्या होती है, पैरासीटामोल होती है ना। तो ये जो फार्मूला है ये क्या है आपका, एपीआई है। क्या है, एपीआई। तो आपने जब भी कहना है कि ड्रग कोई भी हो तो वो पूछेंगे एपीआई का क्या काम है, तो एपीआई का मेन काम किसका होता है, एपीआई का ही होता है। ऐसे समझो ये ड्रग का दिल है, अगर ये ही ना हो तो ड्रग का कोई किसी काम की नहीं हो ड्रग का। तो पैरासीटामोल जो भी आपके पास ब्रांड होते हैं, फर्ज किया आपके पास ब्रूफिन है, ब्रूफिन की गोलियां होती है, सिरप होता है, उसमें क्या होता है, फार्मूला उसका क्या है, आइबुप्रोफिन। ऐसे है ना। तो ये जो आइबुप्रोफिन होगा ये उसका क्या होगा, एपीआई होगा। तो जो भी ड्रग होती है आप सारी मेडिकल स्टोर से काफी दफा ली भी होगी आपने ड्रग्स, तो सारी क्या होती है, जो उसके फार्मूले होते हैं वही उसके क्या होते हैं, एपीआई होते हैं और वही मेन चीज होती है। अगर वो ना हो तो क्या होता है, आपकी बीमारी सही नहीं होगी, जिस चीज के लिए आपने लिया है वो काम पूरा ही नहीं होगा। तो एपीआई के साथ बाकी चीजें ऐड की जाती है, बाकी केमिकल जैसे सरफेक्टेंट हो गया, ग्लाइडेंट हो गया, बाइंडर हो गए, ये सारे केमिकल ऐड किए जाते हैं किसको बचाने के लिए, एपीआई को। एपीआई को या तो बेहतर बनाने के लिए या फिर उसको बचाने के लिए। तो अगर सनलाइट से बचाना है या ह्यूमिडिटी से बचाना है तो उसके ऊपर क्या लेयर चढ़ा देते हैं बाकी केमिकल्स की, ताकि आपका कौन महफूज रहे, एपीआई महफूज रहे। तो प्रोड्रग क्या होती है, जिसमें जो कि क्या हो, मेटाबॉलिज्म से गुजरे। कहां से गुजरे, मेटाबॉलिज्म से लाजमी गुजरे और फिर जाके वो किसमें चेंज हो जाए, एपीआई। तो क्या होगा, प्रोड्रग का मीनिंग क्या होगा, मेटाबॉलिज्म कहां पे होती है, हमारे लीवर में होती है ना, पढ़ा था, बताया था ना फर्स्ट क्लास, मेटाबॉलिज्म कहां पे होगी, लीवर के अंदर, ऐसे है ना। तो ये क्या करेगा, जो बाकी केमिकल इसको प्रोटेक्ट करने के लिए थे उनको क्या कर देगा, तबाह कर देगा लीवर, और फिर जाके सिर्फ आपका क्या बचेगा, एपीआई बचेगा। क्लियर हो गया। तो प्रोड्रग क्या होगी, हमेशा मेटाबॉलिज्म में जाएगी बिफोर कन्वर्टेड इनटू एपीआई। तो एपीआई से पहले क्या होगी, वो मेटाबॉलिज्म लाजमी है उसका। उसके बाद क्या है,
प्लेसिबो। तो ये ऐसी ड्रग होगी जो कि मरीज को क्या करता है, तसल्ली देने के लिए दी जाती है। किस चीज के लिए? तसल्ली के लिए। मरीज को लगता है मैं असल दवाई खा रहा हूँ बीमारी की, लेकिन ये क्या होती है, इसका क्या कि इनएक्टिव ड्रग होती है। क्या होती है? इनएक्टिव ड्रग होती है, मतलब इसका उसकी बीमारी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बस ये मरीज के साइकोलॉजी क्या उसमें होती है कि हाँ भाई मैं जो ड्रग खा रहा हूँ उसका मेरी बॉडी पे कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा है, मेरी बीमारी ठीक हो रही है। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए प्लेसिबो ड्रग यूज की जाती है, इसका बीमारी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया? और दूसरा क्या, दूसरी ड्रग्स के साथ कंपैरिजन में भी इसको यूज किया जाता है। जब नई ड्रग बनाते हैं तो उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो दोनों के कंपैरिजन से नई ड्रग में जो डिफॉल्ट है या कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो वो उससे हम सही कर सकते हैं। तो ये किसका काम हो गया? प्लेसिबो ड्रग का। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने कहना है क्या होती है? ये इनएक्टिव ड्रग होगी जो कि मरीज पे, पेशेंट पे आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेगी कि वो दवाई ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, और उसकी जो कंडीशन है, जो उसकी बीमारी है, डिजीज है, वो क्या हो रही है? सही हो रही है। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे वाले देखिए कौन सी टर्म्स है। थेराप्यूटिक डोज होगी। तो थेराप्यूटिक डोज मैंने आपको बताया क्या, ऐसी डोज जो थेराप्यूटिक रिस्पांस काज करे, मतलब ड्रग की वो कंसंट्रेशन जो कि क्या करती है, थेराप्यूटिक रिस्पांस काज करती है, आपकी बीमारी को सही करती है। तो जैसे हमने एग्जांपल दी क्या, फीवर के लिए हम 10 mg पैरासीटामोल लेते हैं, तो अगर तो वो क्या करती है, बुखार को कम कर देती है, फीवर को कम कर देती है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, थेराप्यूटिक रिस्पांस। तो वही डोज होगी ऐसी ड्रग की कंसंट्रेशन जो क्या काज करे, थेराप्यूटिक रिस्पांस काज करे। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हमारे पास लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज क्या होगी, जो फर्स्ट टाइम आपकी ड्रग दी जाती है, पहली दफा जो फर्स्ट टाइम आप दोगे, फर्स्ट के 10 mg दे रहे हो, तो ये आपकी क्या होगी, लोडिंग डोज होगी। किस चीज के लिए? थेराप्यूटिक रिस्पांस काज करने के लिए। फर्स्ट टाइम जो डोज आप पेशेंट को देंगे। क्लियर हो गया? अब उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो जो लोडिंग डोज होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ऐसे है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो बाकी हम एक्स्ट्रा चीज देंगे, एक्स्ट्रा 5 mg, वो क्या होगी आपकी मेंटेनेंस डोज। नाम में ही जाहिर है, क्या नाम से ही बता रहा है, इसमें क्या होगा, मेंटेन करेगी किसको, लोडिंग डोज को। तो ये क्या होगी, मेंटेनेंस डोज होगी, जो क्या करेगी, लोडिंग डोज को मेंटेन करेगी। फर्स्ट ये 15 mg दी है, कुछ टाइम बाद वो क्या हो गई है, 7 mg हो गई। तो हमने क्या करना है, 15 mg ही रखनी है, लोडिंग डोज को मेंटेन रखना है। तो उसके लिए हम कौन सी डोज लेंगे, मेंटेनेंस डोज, मतलब 8 mg जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या होगी, मेंटेनेंस डोज होगी। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हमारे पास फेटल डोज है। अब ये ऐसी डोज है जिससे क्या होता है, फेटल किसको कहते हैं, मौत को कहते हैं। तो ऐसी डोज जिससे क्या हो जाए, इंसान की, पेशेंट की मौत हो जाए, तो ऐसी डोज को क्या कहेंगे, फेटल डोज। तो फर्स्ट किया, हमारे पास कोई बंदा है जिसको नींद नहीं आ रही, वो 1-2 गोलियां लेता है डेली, किसकी, नींद की गोलियां। तो क्या होता है, स्लीप पिल्स लेता है जिसकी वजह से उसको नींद आ जाती है। कुछ टाइम ये होता है कि वो खुदकुशी करना चाहता है, या बंदा डिप्रेशन में होता है, या घर वालों से लड़ाई होती है, कोई भी रीजन हो सकती है, उसकी वजह से वो क्या करता है, 15-20 गोलियां इकट्ठी खा लेता है, किसकी, नींद की। तो क्या होगा, अगर उसको वक्त पे ट्रीटमेंट ना दी गई, मैदा वाश, उसका स्टमक वाश ना किया गया, तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा ना। जब ज्यादा गोलियां खा लेगा, इतनी ज्यादा डोज हो जाए कि हमारी बॉडी काम करना ही छोड़ दे,
हमारी बॉडी के ऑर्गन ही तबाह हो जाए तो वो क्या होगी, फेटल डोज होगी। मतलब ऐसी कंसंट्रेशन जो क्या काज करे, डेथ का बायस बने, तो इंसान की मौत का बायस बनती है। अगला क्या है, डोज को मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज क्या नहीं हुआ, टॉलरेटेड क्या मीनिंग है भाई, हमारी बॉडी इसको क्या कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। टॉलरेटेड का मीनिंग क्या होता है, बर्दाश्त करना होता है ना। तो ऐसी डोज, ऐसी कंसंट्रेशन जो हमारी बॉडी क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके। उससे अगर ज्यादा होती है तो वो क्या हो जाएगी, ओवरडोज हो जाएगी। और मैक्सिमम ये ऐसी कंसंट्रेशन होगी जिसपे क्या होगा, हमारी बॉडी थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स काज करेगी। और इससे अगर ऊपर चली जाए तो क्या होगा, काज होगा कि नहीं होगा, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स नहीं होगा। मैक्सिमम लिखा हुआ है, मतलब इससे ऊपर क्या होगा, ओवरडोज में चली जाएगी और काम में फेटल डोज की कैटेगरी में आ जाएगी। अगर यहां तक रखते हो तो आपका थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। इससे अगर ऊपर जाएगी तो आपकी बॉडी के लिए क्या है, वो नुकसानदेह है। तो यहां तक अगर रहती है तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी फायदेमंद हो जाती है। तो ये हो गया आपके पास टर्म्स। उसके बाद आते हैं डोज कैलकुलेशन पे। तो आपके पास क्या है, हमारे पास एडल्ट के लिए डोज जो कैलकुलेशन होती है वो कि कैसे होगी आपके पास, कैसे होगी, उसका बॉडी और उसके बॉडी मास जो होगा, बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा, तो उसका कितना वजन है और उसका कितना बॉडी का मास है, वो दोनों चीजें देख के उसकी डोज को क्या किया जाएगा, कैलकुलेट। और इसके साथ एज का फैक्टर भी आ जाता है। तो अगर उसकी एज जो है आपके पास 50-60 है तो उसको कम डोज दी जाएगी, 30-40 वालों को ज़्यादा दी जाएगी, और मतलब जो एडल्ट होते हैं उनके लिए ज़्यादा, बच्चे और बूढ़ों के लिए कम। तो अब आते हैं बच्चों के लिए कैलकुलेशन है आपके पास, डोज कैलकुलेशन। उसके हैं दो फार्मूले, दो तरीकों से दी जाती है। एक है यंग रूल और एक कौन सा है, क्लार्क। कौन सा, यंग और क्लार्क। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, क्लार्क है ये यंग है, यंग है। तो यंग में क्या होगा, आपके पास बच्चे जो 2 से लेके 17 साल के बच्चे होंगे, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, डोज कैलकुलेट कर सकते हो। भाई इनको कितनी डोज हम देंगे अगर कोई बीमारी है। तो उसके लिए फार्मूला है क्या, एज इन ईयर मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज ओवर एज इन ईयर प्लस 12। क्या मीनिंग हुआ कि फर्स्ट के 2 साल का बच्चा है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एज इन ईयर, यहाँ पे लिखना है आपने 2, हमने एज ही बतानी है ना। तो जितने साल का होगा, 15 साल का होगा तो यहाँ लिखोगे 15, और मल्टीप्लाई क्या करोगे एडल्ट के साथ। एडल्ट में जो जितनी डोज दी जाती है, एडल्ट कौन से होते हैं, जो बालिग होते हैं, 17-18 से ऊपर वाले लोग जिनको प्रॉपर डोज दी जाती है। फर्ज किया आपको पैरासीटामोल ही देनी है, बच्चा है कितना 8 साल का, ठीक है, तो 8 आपने लिख दिया। एडल्ट को आप कितनी डोज देते हो, फर्ज किया 250 mg देते हो, कितनी 250 mg। उसके बाद क्या है, नीचे भी एज है ना, वही सेम ऊपर नीचे आ जाएगा, और प्लस क्या कर दोगे 12 फार्मूले। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 8 0 8 16 और 20, 2000, और इधर से 20 बनेगा ना। तो अगर कैंसिल करते हो तो कितना बनेगा,
100 mg 8 साल के बच्चे के लिए आप कितनी दोगे? 100 mg। तो आप ऐसे बच्चों की डोज क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। अगर फर्ज किया यहाँ पे आप कर देते हो 10 साल का बच्चा है तो ये क्या हो जाएगा? 2500 हो जाएगा ना, और इधर कितना हो जाएगा? 22। तो अब आप जब कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक ये 125-30 तक बनेगी फर्ज किया। तो ये क्या हो गया? आप ऐसे बच्चों की डोज क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। आप उसको 250 वाली नहीं दोगे, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी और उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो ये आपका एक रूल हो गया। उसके बाद दूसरा कौन सा है? क्लार्क वाला। तो क्लार्क में क्या होगा आपके पास? वहां पे बच्चे के क्या देखे जाएंगे? वेट देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? वेट इन पाउंड मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज, वही सेम, ओवर 150। तो अब बच्चे का अगर वेट आप कहते हो वही कितना है? 15-17 पाउंड है, तो ये लिखोगे बाकी सारा आपने सेम का सेम जैसे वो वाला किया है ऐसे ही कैलकुलेट आप कर लोगे। क्लियर है? तो ये बच्चों के लिए आपने एमई डोज उठा के दे देनी। उसको पहले क्या करना है? उसकी एज या वेट से कैलकुलेट करना है भाई कितनी डोज उसकी बन रही है और वही देनी है। क्लियर है यार? उसके बाद आपके पास है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में आते हैं आपके पास एज हो गया भाई, बच्चों में ज्यादा दोगे, सॉरी बच्चों में थोड़ी दोगे और बड़ों में क्या करोगे? ज्यादा दोगे। तो ये क्या करते हैं? फैक्टर डोज पे डिपेंड है, मतलब क्या होते हैं? अफेक्ट करते हैं डोज को। उससे डोज क्या हो जाएगी? कम ज्यादा हो सकती है। तो हमने ये सारे फैक्टर कौन से हैं जो डोज पे इफेक्ट डालते हैं, अपना डोज को कम ज्यादा कर सकते हैं इनकी वजह से। तो एक तो क्या हो गया? फर्स्ट क्या? एज क्या? अगर तो बच्चे हैं या बूढ़े हैं उनको कम डोज दी जाएगी एज कंपेयर टू एडल्ट, ऐसे है ना। तो उसके बाद सेक्स है। सेक्स में क्या आपके पास मेल है या फीमेल है, आपने ये देखना है। तो फीमेल को क्या कम डोज दी जाती है और मेल को क्या दी जाती है? ज्यादा डोज दी जाती है। क्यों ज्यादा दी जाती है? क्योंकि फीमेल जब क्या होती है उनके टिश्यूज इतने क्या नहीं होते? मजबूत नहीं होते या बर्दाश्त करने वाले नहीं होते, इसलिए उनको क्या दी जाती है? कम डोज। और उनका ये होता है कि अगर फर्ज किया 10 mg आप दे रहे हो तो मर्द को भी दे रहे हो, औरत को भी दे रहे हो, और मर्द का बुखार इससे कम होगा बजाय क्या? औरत का 10 mg से बुखार क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। मर्द को ज्यादा डोज लगती है क्योंकि औरतें क्या होती है? सेंसिटिव होती हैं केमिकल्स के खिलाफ, उनके टिश्यूज होते हैं। क्लियर हो गया? तो अब क्या है? थर्ड कौन सा है आपके पास? देखिए थर्ड फैक्टर क्या है? क्या है? बॉडी वेट। तो इसमें वेट भी चेक करना है हमने। अगर तो इंसान क्या है उसका बॉडी का वेट ज्यादा है तो उसको डोज भी तो ज्यादा मिलेगी ना, क्योंकि उसका बॉडी वेट ही ज्यादा है, उसमें ज्यादा वॉल्यूम है। तो ऐसे ही अगर कोई पतला इंसान है तो उसको कम डोज दी जाएगी, जरूरत ही उसको कम है। उसके बाद ऐसे ही आपके पास डोज फ्रीक्वेंसी होगी, भाई कितने टाइम में दी जाती है, तो वो सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्या है? हाँ, टाइम देखा जाता है, दिन में देनी चाहिए या रात में। तो नींद की गोलियां जो होती हैं वो दिन में दोगे या रात में दोगे? रात में दोगे ना, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा तब रात में। उसके बाद ऐसे ही आपके पास कुछ खाने की होती हैं, खाने से पहले दी जाती हैं, कुछ खाने के बाद दी जाती हैं। तो ये चीजें भी सारी आपके डोजेज पे इफेक्ट डालती हैं। उसके बाद क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो वो क्या है? ओरली भी आप दे सकते हो। ओरली अगर ड्रग दोगे तो क्या होगा? उसकी जो बॉडी को पहुंचेगी बायो अवेलेबिलिटी उसकी क्या होगी? कम होगी ना, क्योंकि वो किससे गुजरी है? मेटाबॉलिज्म से गुजरी है। लेकिन अगर आप
इंट्रावेनस देते हो, वेन्स में देते हो, तो डायरेक्ट वो ब्लड में जा रही है, तो उसकी डोज क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म से नहीं गुजरी। आगे चलो, आगे क्या है, पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो बॉडी की कंडीशन भी देखनी है भाई, वो प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन है, वो बच्चे माँ है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो सारी चीज़ें भी आपने देखनी है। तो ये आपका चैप्टर एंड है, इसको भी एंड करते हैं अभी के लिए।